किन जगहों पे इन्वेस्ट करना है, ये इजाज़त जो है वो हमारी तरफ से ली जाती है। तो हम पूरा तकरीबन 4,500 के आसपास BSE में मिसाल के तौर पे कंपनीज़ हैं, और हर तीसरे महीने हम रिसर्च करते हैं। जब स्क्रीनिंग करते हैं तो उसमें फिर दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक, सबसे पहले हमें हराम कारोबार को आउट करना होता है। तो हमारे पास एक लिस्ट होती है जिसमें मालूम होता है कि ये हराम कारोबार है। लिस्ट इसलिए रखना पड़ता है कि याद रहने के बावजूद कम से कम उस वक्त आपके पास निशानदेही रहेगी। तो जितनी भी कंपनी उस तरह के कारोबार में हैं, यानी वहाँ से पैसे कमा रही हैं या वो प्रोडक्ट बना रही हैं या इस तरह के कारोबार में हैं, उनको आउट करते हैं सबको। तो सारी जो कंपनीज़ हैं, चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर की सारी कंपनीज़ आउट हो जाती हैं, जिनका रिबा बेस्ड कारोबार है, जिनका शराब का कारोबार है, तंबाकू का कारोबार है, जिसका शुगर की कंपनीज़ हैं, जिनका जो अपने यहाँ घर बैठ के फिर वो अपनी फैक्ट्री के अंदर से वो शराब भी बेचती हैं। इस तरह के तमाम कंपनीज़ को हम आउट कर लेते हैं पहले। तो हमारे पास वो कंपनीज़ बचती हैं जो कि बिज़नेस के तौर पे हलाल हैं। लेकिन अब बिज़नेस के तौर पे हलाल हैं, लेकिन उनका कारोबार करने का तरीक़ा भी एक मसला है। यानी वो एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, कार बनाने वाली कंपनी है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, वो IT की कंपनी है, वो फार्मा की कंपनी है, इस तरह की दवाओं की, स्टील की और सीमेंट की, इस तरह की सैकड़ों कंपनियां हैं। ये कंपनीज जो है अब कर्ज़े भी लेती हैं। अब कर्ज़े अगर लेती हैं तो हम लोगों का जो मेयार है हमारे मुल्क में जो है, हम उसको गाइडेंस लेते हैं आमतौर से आउफ़ी का, एक जिसका जिक्र हमारे हज़रत मौलाना काजी अशफाक साहब ने किया है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इनका काम है मायरे शरिया तैयार करना मुख्तलिफ मैदान में। तो उन्होंने ये कह रखा है कि कंपनी के कर्ज़े जो है, अगर सूदी कर्ज़ हैं तो वो 1/3 से ज़्यादा ना हो, और उसकी बुनियाद ये है कि असलुल कसीर, इसको बुनियाद बना करके उन्होंने किया है। हम लोगों ने थोड़ा सा उसमें हिंदुस्तान में उसमें ज़रा सा उसको दूसरे रुझान से लिया है, और हम लोग जो है हिंदुस्तान में 25% को मानते हैं। तो चाहे वो शरिया कैब हो, चाहे वो तासीस हो, 25% से ज़्यादा कर्ज़ ना हो, ये बात तय मानी जाती है। अब इसमें जो है वो उसकी वजह क्या है? एक इल्लत तो यही है कि भाई हलाल कारोबार करने के लिए भी हलाल फाइनेंस अवेलेबल नहीं है, आप कहाँ जाएंगे? और हमारे मुल्क में तो फिर भी गनीमत है। हमारे पड़ोस मुल्क में तो ये लिमिट जो है 37% है मगरबी पड़ोसी के साथ, और इंडोनेशिया में तो 45% है। अगर हिंदुस्तान के शरिया कानून जो माहिर शरिया हम लोगों ने डेवलप किए हैं, हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब वगैरह के साथ मिल करके, काजी अशफाक साहब के साथ, इसको अगर हम पाकिस्तान में अप्लाई कर दें तो वहाँ कोई पास भी नहीं होगा। तो इस तरह से जो है एक लिस्ट बनाई जाती है। फाइनेंशियल बिजनेस स्क्रीनिंग करते हैं, फिर फाइनेंशियल स्क्रीनिंग करते हैं। फाइनेंशियल स्क्रीनिंग में दो चीज़ें ख़ास हैं। एक कि कर्ज़ा लेकर के, सूदी कर्ज़ लेके कितना बिजनेस किया है, कितना सूदी कर्ज़ है, उसका तयन करना। और दूसरा ये है कि अगर कंपनी का हलाल कारोबार है और कर्ज़ भी जो है लिमिट के अंदर है, लेकिन उसके पास कैश ज़्यादा है और कैश को मार्केट में लगा के वहाँ से भी सूद कमा रहा है, तो इसके ऊपर क्या राय होगी? तो इसमें जो है आम तो उमूमी तौर पे उलमा की जो अक्रॉस द ग्लोब राय है, और आउफ़ी का भी स्टैंडर्ड है कि कम से कम 95% इनकम तो हलाल होनी चाहिए तब, और उसके बाद भी 95% अगर हलाल है और 5% तक हराम हो सकती है अगर, तो उसको आप करें, काउंट करें, और उतना जो है काउंट करने के बाद 5 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। आप उसका अंदाज़ा लगाएं, उसको कैलकुलेट करें और उसको फिर आप जो है उसकी तत्हीर कर दें। तो ये दो तरीक़े हैं ख़ास जिसके ऊपर होता है, पहले बिजनेस स्क्रीनिंग, फिर फाइनेंशियल स्क्रीनिंग। फाइनेंशियल स्क्रीनिंग के बाद जाकर के आपको कर्ज़ा कितना है और फिर आमदनी कितनी है जो गैर हलाल है, ये लिस्ट तैयार की जाती है। हर 3 महीने में ये रिसर्च करके हम जो है कंपनीज़ को देते हैं कि आप अब हमने जो पूरे हिंदुस्तान की जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनका रिसर्च करके इनको दे दिया, और रिसर्च करने के बाद अब उनके पास फ़र्ज़ कीजिए कि BSE 500 में इस क्वार्टर में 298 कंपनियां पास हुई हैं। तो 500 कंपनियों में से 298 पास हुई हैं, 302 कंपनियां फेल हो गई। तो अब जो फंड हैं ये सारे जिनके बारे में बात की गई, वो 298 कंपनी में से किसी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अब हम जब ऑडिट करने जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट जो किया गया था वो इन्हीं कंपनीज़ में किया गया था कि नहीं किया गया था। अगर नहीं किया गया है तो फिर वहाँ पे वॉल्यूशन होता है, वो पकड़े जाते हैं। आमतौर से वो ऐसा नहीं करते क्योंकि बहुत जिम्मेदार लोग होते हैं और ये इनको अपने करियर की बहुत पड़ी होती है, तो ये इस तरह के खेल नहीं करते। तो वो 298 में से ही इन्वेस्ट करेंगे। अब बिजनेस चूंकि डायनेमिक है, एक कंपनी आज पास हो रही है, कल फेल हो सकती है, कल जो फेल हुई थी वो परसों पास हो सकती है, क्योंकि इनकम बदलती रहती है, कारोबार बदलते रहते हैं। तो जो कंपनी, अब हमने अगले बार रिसर्च किया, जैसे फॉर एग्जांपल इस बार 298 हैं, पिछली बार 302 कंपनी थी, यानी 5 कंपनी नेट फेल हुई हैं, ठीक है। तो वो कंपनियां जो फेल हुई हैं अब उनको बेचना पड़ के उससे निकलना पड़ेगा। तो
तो अगर उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा था, जो कंपनी शरिया स्क्रीनिंग के क्राइटेरिया पर फेल हुई है, तो अब आपको हटना पड़ेगा। हटने के लिए एक मुद्दत होती है कि आपको इससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है। आमतौर से उलमा फ़क़हा ने जो है वो 3 महीने की मुद्दत देते हैं, हम कोशिश करते हैं कि 1 महीने के अंदर ही ये हो जाए। लेकिन कभी कभी ये होता है कि मार्केट में इतनी ऐसी मार्केट सिचुएशन होती है कि फ़ौरन बेचेंगे तो आवाम का बहुत नुकसान हो सकता है, तो वो थोड़ा सा मुद्दत बढ़ाई जा सकती है, लेकिन आमतौर से हम लोग हिंदुस्तान में 1 महीने का ही रखते हैं। तो जब हम ऑडिट करने जाते हैं तो उन्होंने टोटल पैसे कितने आए, फ़र्ज़ कीजिए कि क्वांटम की बात हो रही है, इनमें 40 करोड़ के आसपास पैसे आए, तो जो 40 करोड़ के आसपास पैसे आए उसमें से कितना मार्केट में इन्वेस्ट किया है, और जो इन्वेस्ट किया है वो किन कंपनीज में किया है, और वो लिस्ट में हमारी हैं कि नहीं है। ठीक है, एक तो ये हो गया। और जो पैसे बचे हुए हैं, क्योंकि सारा पैसा नहीं लगाते ये लोग, कभी मार्केट गिर जाती है तो ख़रीदने के लिए कुछ पैसे बचा के रखे रहते हैं कि मार्केट जब गिरेगी तो और ख़रीद लेंगे ताकि हमें फ़ायदा हो। और कभी कभी ये भी होता है कि जिन लोगों को पैसे निकालने हैं वो अगर आ गए तो हमारे पास पैसा नहीं है, तो फिर स्टॉक माल को बेच करके उनको पैसा लगाने में मुश्किल होगी, क्योंकि सेबी की रिक्वायरमेंट ये है कि जिस शख्स ने भी इन्वेस्टमेंट को बेचा है उसको 2 दिन के अंदर उसके बैंक अकाउंट में पैसे आने चाहिए। तो अगर आपने पैसा लगा रखा है, जितना भी, चाहे 1 लाख हो, 2 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो या 2000 हो, कोई अमाउंट हो, आपने अगर आज बेचा है तो 2 दिन के अंदर उनको पैसे आपके बैंक अकाउंट में डालने हैं। तो ऐसी सिचुएशन के तहत वो कोशिश करते हैं कि पैसे उनके पास कुछ कैश रहें, ताकि अगर किसी ने बेचा तो वही कैश उनको ट्रांसफ़र हो जाए। तो हमें जो है ये देखना है कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो उस पूल से है कि नहीं जो हमने बताया था, और अगर उसमें से ख़रीदा और बेचा गया है तो वही है कि नहीं जो हमने कहा था कि इस कंपनी को बेचना है, तो बेचा गया कि नहीं बेचा गया। और जो नई कंपनी पास हो गई थी, अगर वो चाहें तो ख़रीद सकते हैं। हमारे कहने से वो ख़रीदते बेचते नहीं है, ये सेबी की रिक्वायरमेंट है। मैं अगर चाहूँ कि इस कंपनी में आप ख़रीद लीजिए, वो नहीं करेंगे, और वो हमारी जिम्मेदारी भी नहीं है। तो हमारा काम इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, हमारा काम ये कहना है कि आप इन तमाम में से जिसको चाहें ख़रीद लें, इसके बाहर से नहीं ख़रीद सकते। तो जब हम ऑडिट में जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट देखते हैं, और उसके अलावा देखते हैं कैश अगर है। कैश अगर है तो वो करंट अकाउंट में होना चाहिए। अब अगर करंट अकाउंट, पैसे मतलब 2 ही जगह होंगे, या तो इन्वेस्ट होगा या करंट अकाउंट में होगा, सूदी कागजात में नहीं होगा। तो इन सब को देखने के बाद फिर हम जो है वो सर्टिफिकेट इशू करते हैं कि हमने इस ऑडिट की। तो जब सर्टिफिकेट इशू करते हैं तो आप हमेशा पीरियड देखा करिए। कुछ लोगों ने देखा गया है कि 5 साल पुराने सर्टिफिकेट वापस व्हाट्सएप कर रहे हैं कि देखो भैया ये सर्टिफिकेट है। ये फाइनेंस की सर्टिफिकेट जो है वो ताहयात हलाल की नहीं होती है। आप लोग अल्लाह के वास्ते ध्यान रखिए, वो उसके ऊपर पीरियड लिखा होता है कि ये पीरियड इस पीरियड से इस पीरियड है, क्योंकि जब बिजनेस की सिचुएशन बदलती है तो नई ऑडिट होगी, और नई ऑडिट होगी तो फिर नए सर्टिफिकेट आएंगे। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि लगातार रिसर्च डिमांड करता है। मैंने ज़्यादा वक्त ले लिया शायद। जी, जज़ाकल्लाह खैर। यानी मैं अगर आज के मौजू से इसको जोड़ करके देखूं तो इसका ये मतलब है कि अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और किसी शरिया कंप्लाइंट क्वांटम मिसाल के तौर पे उसमें अगर हम अपना पैसा डालें, तो क्वांटम एज ए फंड मैनेजर उस पैसे को लेगा और उनके पास बहुत से कंपनियों की लिस्ट होगी। एक ही कंपनी में पूरा पैसा नहीं डालेगा, अलग अलग कंपनियों में वो पैसा डिवाइड करके डालेगा, ताकि म्यूचुअल फंड के तहत सबका पैसा महफूज हो। और जो जिन कंपनियों में वो इन्वेस्ट करेंगे वो उन कंपनियों में से होंगे जो शरिया कंप्लाइंट है, जिन्हें तासीस या दीगर अहम ग्रुप्स ने शरिया माना है। तो क्या ये जवाब मुख्तसर और सही? जी बिल्कुल। तो इस वक्त जो है इंडिया में 3 म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट हैं और 2 स्टॉक एक्सचेंजेस के पास प्रोडक्ट हैं। आपको बता दूं, 3 म्यूचुअल फंड में टाटा है, टॉरस है और क्वांटम हो गया। टाटा जो है तासीस एडवाइस कर रही है, क्वांटम एंड टॉरस को जो है हम लोग एडवाइस कर रहे हैं, ठीक है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को हम लोग एडवाइस कर रहे हैं और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को तासीस एडवाइस कर रही है, ठीक है। ऐसे हो गया। जो आपने देखा टिक मार्क वाले, केरला गवर्नमेंट को हम लोग एडवाइस कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को तासीस एडवाइस कर रही है। तो इंडिया में 6-7 प्रोडक्ट हैं। ये 2 कंपनीज हैं जो पूरे मुल्क के शरिया कंप्लायंट मार्केट को एडवाइस कर रही हैं। जज़ाकल्लाह खैर। कुछ अहम सवाल अगर हम सामीन की तरफ से, शर्त यह है कि सवाल मौजू से मुताल्लिक़ हो, मुख्तसर हो और एक वक्त में एक सवाल अगर हो तो बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक बैंक के अमले को तनख्वाह कहाँ से दी जाती है? जब सूद नहीं लिए जाते हैं, देते नहीं, तो उनके अमले को तनख्वाह कहाँ से मिलती है? देखिए, मैं सवाल ले लूँ ये वाला। हाँ, देखिए, पहली बात, हमारे मुल्क में इस्लामिक बैंक नहीं है, और जो इस्लामिक बैंक दुनिया में जहाँ पे भी हैं वो सूदी कारोबार नहीं करते, लेकिन तिजारत करते हैं। तिजारत करके जो पैसा कमाते हैं वो उसमें से वहाँ से तनख्वाहें दी जाती हैं। तो इस्लामिक बैंक होने का मतलब ज़ीरो इंटरेस्ट बैंक नहीं होता है, राइट। आप जब पैसा लगाएंगे वो बैंक पैसा लेगा, पैसे को कारोबार में लगाएगा, कारोबार में लगाने के बाद जो नफ़ा आएगा, कारोबार से नफ़ा कमाएगा, वो डिपॉजिटर को भी शेयर करेगा और उसी से अपने अखराजात को भी लेगा। कारोबार में लॉस हुआ तो
हाँ, लॉस होगा तो लॉस शेयर करते हैं, लेकिन आमतौर से बैंक जो है इतनी ज़्यादा कैपिटल रखते हैं और इतना सेफ खेलते हैं कि उनको रेगुलेटर अलाउ नहीं करता है कि आप जो है रिस्की बिजनेस में कर सकें। तो बाई चांस हुआ है और लॉसेज होते हैं तो अब जाहिर सी बात है कि कोई बैंक डूबता भी है, लेकिन अभी मेरे ख्याल से कोई ऐसा बैंक नहीं है मिडल ईस्ट वगैरह में जो डूबा हो। हाँ, ये ज़रूर है कि जो बिज़नेस जो बैंक ख़राब पोजीशन में होते हैं, देखिए ये फाइनेंस का बिज़नेस एक दिन में फ़ौरन नहीं डूबता है। बैंक के बिजनेसेस ख़राब हुए तो आमतौर से रेगुलेटर क्या करता है, जो हमारे मुल्क में भी प्रैक्टिस है, कि किसी अच्छे बैंक से कहता है कि ख़राब वाले बैंक को टेक ओवर कर लो और ख़राब वाले बैंक के मैनेजमेंट को बाहर कर देता है। तो इस तरीके से जैसे हमारे यहाँ भी बहुत सारे बैंकों का आपने गौर किया होगा, हमारे यहाँ बैंकों को मरने नहीं दिया जाता है, मर्जर करा दिया जाता है। तो ख़राब वाले बैंक के मैनेजमेंट को हटा दिया जाता है और फिर अच्छे बैंक को कहा जाता है कि तुम इसको टेक ओवर कर लो और इसके कर्जे और इसके लॉसेस को तुम एब्जॉर्ब कर लो, एंड ओवर ए पीरियड वो फिर अपने आप को सही कर लेते हैं। तो यही पॉलिसी जो है वो इस्लामिक बैंक कर्जा देती है। अगर कर्जा देगी तो फिर उसकी स्कीम्स जो है डिफरेंट होगी, क्योंकि कर्जा जो देने का है इस्लामिक बैंकों में बहुत सारे एक प्रोडक्ट कहा जाता है मुराबहा प्रोडक्ट के तौर पे या तवरुक की बेसिस पे। अगर मैं उसमें जाऊंगा तो फिर फ़िक़ही तौर पे डिस्कशन बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन यह है वो कर्जे अगर एसेट फाइनेंस करती है तो इजारा है, एसेट फाइनेंस करती है तो मुराबहा है, और अगर सिर्फ कैश चाहिए होगा तो अक्सर वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको मिडल ईस्ट में तवरुक कहते हैं, उसका सहारा लेते हैं। जिस हाँ, हम चूंकि हिंदुस्तान लेकिन में हाँ, इस्लामिक बैंक है भी नहीं जी। मैं भी इसमें 1986 से इन्वॉल्व हूँ। सुने आप, जहाँ तक उस ज़माने में कैपिटल मार्केट फाइनेंशियल जर्नल्स निकलते थे, अभी बंद हो गए सब। वो फाइनेंशियल सर्विसेज पूरा आपके पैसे का जो है ना लुक आफ्टर देखता था। तो आपकी सर्विस भी वैसी है या खाली गाइडेंस है? आपका गाइडेंस है सिर्फ। तो फिर इसको जो है ना सर्विसेज की जगह अगर आप एडवाइजरी लिखे तो बेहतर रहेगा। एडवाइजरी लिखेंगे अगर तो बेहतर रहेगा। एक एडवाइजरी है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यह है कि मैंने कमीशन लिया, आपको बेचा, और उसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। एडवाइजरी में यह है कि मैं आपका पूरा प्रोफाइल देखता हूं कि आपके पास क्या ज़रूरत है, क्या एसेट्स है, उसका मैं एडवाइस देता हूं। तो ये दो अलग अलग लाइसेंस है जी। एडवाइजरी लाइसेंस अलग है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस अलग है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यह है कि आप जैसे म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं और कमीशन मिल रहा है आपको। एडवाइजरी जब अगर उसमें वही म्यूचुअल फंड बेचेंगे आप या एडवाइस करेंगे तो कमीशन नहीं मिलेगा, आपसे फीस चार्ज करने पड़ेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सेंसेस के पास कंपनी का एडवाइजरी लाइसेंस है, तो वो दोनों चीज़ें कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी एडवाइजरी भी। तो जिसके पास डिस्ट्रीब्यूशन ले के तौर पे अगर हमने आपको म्यूचुअल फंड दिया है तो हम आपसे फीस नहीं लेते हैं, हमारे को कमीशन मिलता है टाटा या टॉरस या क्वांटम से। अगर फर्ज करिए आप म्यूचुअल फंड के अलावा अगर स्टॉक्स भी करना चाह रहे हैं या पोर्टफोलियो देना चाह रहे हैं तो हम उस वक्त ये करते हैं कि जैसा आपसे फीस लेते हैं, कमीशन नहीं मिलता है हमारे को। तो म्यूचुअल फंड के ऊपर भी लेते हैं और स्टॉक्स के ऊपर भी लेते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में दो प्लान से, एक रेगुलर प्लान, एक डायरेक्ट प्लान। तो रेगुलर प्लान में कमीशन मिलता है, डायरेक्ट प्लान में कमीशन नहीं मिलता है। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है यानी एक्सपेंस रेशियो का, वो हमारे को आपसे पैसे लेते हैं। दूसरी बात, आपने फरमाया अभी आपकी तकरीर में कि इसके जो है मेरिट्स बयान किए आप, म्यूचुअल फंड के मेरिट्स बयान किए। मेरिट्स जी हाँ। जी। डीमेरिट्स बयान नहीं किए आप। किसका? तो मुझे आप म्यूचुअल फंड के, मुझे इसका तजुर्बा है, अगर वो भी आप एक्सप्लेन करते तो बहुत अच्छा रहता था। क्योंकि अगर कोई आदमी इन्वेस्ट करने के बाद में हो सकता है वो म्यूचुअल फंड चंद सालों के बाद फेल हो जाए, वो आपसे पूछेंगे साहब आपने तो बताया था उस दिन के इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, फिर ये नुकसान कैसा है? क्योंकि मैं तजुर्बे की बात कर रहा हूँ। मैं ऐसी बात करता हूँ कि जो है ना ये समझे कि वो पत्थर की लकीर रहती है, ऐसे मैं देखा क्योंकि मेरे को 1986 से मैं इस फील्ड में हूँ जी। 1986 से मैं इस फील्ड में हूँ मैं जी जी। तो वो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। यूनिट्स बताना चाहिए। नहीं, इसके क्या बोल डीमेरिट्स बोल रहा हूँ मैं आपको। डीमेरिट्स, जी हाँ। डीमेरिट्स में मैं बताया ना, नुकसान हो सकता है। मैं ग्रीन लाइन पे बताया था ना कि नीचे जा रहा है, मार्केट रेट्स के ऊपर है। एक और मिसाल दे बताता हूँ। आप 1986 से, तो मैं 1979 से हूँ मैं इसमें, और 1976 से हूँ। लेकिन बताना चाह रहा हूँ, समझाना ये चाह रहा हूँ कि कोई ऐसी इक्विटी फंड अभी तक बंद नहीं हुई या लॉस नहीं हुआ है हिस्ट्री में, इक्विटी फंड्स में, जहां पर फंड मैनेजर स्कीम को क्लोज किया जाए। एक मिनट, एक स्कीम को क्लोज किया गया। सिर्फ टेम्पल्टन का जो डेट फंड में उन लोगों को नुकसान हुआ
तो गवर्नमेंट ने क्या की, सेबी ने क्या की, सेबी ने कहा कि आप जो पैसा है उनको डेफर करें और डेफर करके पेमेंट करें। तो हो सकता है उसमें नफा नुकसान हो। अगर आपने सिक्योरिटी किसी को 10 साल में दिया है और उसके बाद पूरे पैसे वापस नहीं मिले हैं तो आपको उसके मुमासिल मिलेगा जो उनके से रिकवर हुआ। ये डेट फंड हुआ ना, लेकिन इक्विटी फंड में अभी तक जीरो लॉस कहीं पर भी नहीं हुआ। सुनिए, हाँ, नहीं, देखिए, आप जो है ना यूटीआई यूनिट 64 की बात आप शायद कर रहे हैं। यूनिट 64 गवर्नमेंट का एक फंड था जिसमें इक्विटी इन्वेस्टमेंट था और उसमें जो है कुछ करप्शंस के इल्ज़ामात लगे थे, बाद में उसको प्राइवेटाइज किया गया। मैं भी जो थोड़ा बहुत टाइम गुजारा है, कोई म्यूचुअल फंड स्कीम इंडिया में अभी तक बंद नहीं हुई है, लेकिन थ्योरेटिकली हो सकती है। जो आपने कहा ना, नहीं, यूटीआई चल रही है, 15 लाख करोड़ हैं इस वक्त, सिर्फ यूटीआई चल रही है। यूनिट, देखिए करप्शंस होते हैं इसमें, कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम इंडिया में अभी तक बंद नहीं हुई है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। स्कीमों में भी क्या होता है कि अगर स्कीम ने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो उसका भी टेक ओवर हो जाता है या प्राइवेटाइजेशन हुआ है। इंडिया में म्यूचुअल फंड शुरू हुआ है 1964 में, जब गवर्नमेंट ने खुद यूटीआई शुरू किया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और उसको हम बड़े मशहूर नाम से जानते थे यूनिट 64, क्योंकि वो 64 से शुरू हुई थी। 90 की दहाई में आकर के जब यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म आते हैं तो प्राइवेटाइजेशन होता है, जिसमें प्राइवेट म्यूचुअल फंड प्लेयर को भी अलाउ किया जाता है। दोनों में से कोई मार्केट से गायब नहीं हुआ है। स्कीम की परफॉर्मेंस खराब रही है, अच्छी रही है। फॉर एग्जाम्पल टाटा खुद, अगर आपको याद होगा, टाटा कोर सेक्टर इक्विटी फंड के नाम से शुरू हुआ था, क्लोज एंडेड स्कीम थी। शुरू के 3 साल तक वो बिल्कुल नहीं चला। जिन लोगों ने निकाला उन्होंने नुकसान पे निकाला, और जिन लोग रुके रहे उनको 2 साल के बाद जाके प्रॉफिट आने शुरू हुए। तो ये बताना ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड में अगर शरिया कंप्लायंट की बात कर रहे हैं तो वो इक्विटी फंड होगा। अभी भी इंडिया में फिक्स्ड इनकम शरिया कंप्लायंट ऑप्शंस नहीं मौजूद हैं, सिर्फ इक्विटी फंड मौजूद हैं शरिया कंप्लायंट, और तीनों जो हैं वो इसलिए इन्होंने इक्विटी की बात की है। नहीं, स्कीम में रिटर्न कम आए हैं। यस, मैं कह रहा हूँ स्कीम बंद नहीं हुई है। हाँ, अरे ये, हाँ, अभी आपने सही कहा। देखिए, बंद होना और नुकसान के साथ पैसे मिलना। हाँ, अभी मैं समझा आपके सवाल। अभी मैं समझा आपका सवाल। हाँ, स्कीम जो है गवर्नमेंट कभी ये भी कहती है कि ये स्कीम को आप बंद करो। 2 वजह हो सकती हैं। या तो गवर्नमेंट रेगुलेटर को लगता है कि स्कीम को सही से मैनेज नहीं किया जा रहा है, तो वो कहेगी कि इस स्कीम को बंद करो, इन्वेस्टर को पैसा लौटाओ। या दूसरा लगता है कि एक फंड हाउस है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, और उसने बहुत सारी स्कीमें लगा दी हैं, तो वो कहेंगे कि नहीं, आपको 20 या 25 स्कीमों से ज़्यादा की इजाज़त नहीं है, हर कैटेगरी में आप एक स्कीम लगे। अब किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने 3-4 तरह के थीमेटिक फंड बना रखे हैं, तो वो कहेंगे कि 3-4 तरह के थीमेटिक फंड नहीं है, आप एक थीमेटिक फंड लगा सकते हो। तो या तो 3 को मर्ज करो एक के साथ, या बाकियों के पैसे वापस करो और एक ही को चलाने की इजाज़त होगी। तो मार्केट में वो क्या कहते हैं कि किसी प्लेयर के ऐसा ना हो कि एक को सबसे ज़्यादा परमिशन दे दी गई और दूसरे को कम परमिशन दी गई है। इस लिहाज से तो अगर यूनिट में स्कीम में लॉस हो सकता है, आपने बिल्कुल सही बताया है, और किसी भी शरिया कंप्लायंट स्कीम में लॉस के इम्कानात हैं। प्लीज़ आप इस बात को नोट करके रखिएगा। और दिन रात से भी कहती है मार्केट में इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आप अगर गौर से देखें तो इस बात का बिल्कुल इम्कान है, थ्योरेटिकल इम्कान है, कि आपके पैसे जब आपने लगाए थे तो 10 रुपए की यूनिट थी, और जब बेचा तो 8 रुपए की यूनिट है, पर यूनिट 2 रुपए का नुकसान हुआ है। ये बात के इम्कानात बिल्कुल हैं। जी सर, मेरा सवाल ये है कि हमने इन्वेस्टमेंट किया इसके अंदर, तो उसमें जो प्रॉफिट आएगा, इंडियन सिनेरियो में विथआउट इंटरेस्ट के कोई भी बिजनेस करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, जैसा आपने बताया। अब हमको जो भी प्रॉफिट आया उसमें जो टू बी वेरी फ्रैंक, उसमें जो हराम का पैसा है, जो सूद का पैसा है, वो हम उसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे कि भाई हमको जो प्रॉफिट आया इसमें से इतना पैसा गलत है और उसको बगैर सवाल की नियत के दे दें? जी, ये इन्फॉर्मेशन जो है, ये इन्फॉर्मेशन आपको 2 जगह से मिल सकती है। एक जो उसका शरिया एडवाइजर है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो कैलकुलेट करे, अपनी वेबसाइट पे भी डाले और फंड मैनेजमेंट की वेबसाइट पे भी डाले। अब बाज़ मरतबा होता यह है कि वो फंड मैनेजमेंट की वेबसाइट पे ऐसी जगह होता है जिसको ढूंढना मुश्किल होता है, लेकिन ये कैलकुलेशन जो है वो शरिया एडवाइज़र की जिम्मेदारी है, और अगर वो नहीं हो रहा है तो वो उसका काम सही नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, शरिया एडवाइज़र उसको कैलकुलेट करते हैं और उसको इन्फॉर्मेशन को बताया जाता है। जी, अभी जैसे हम लोग प्लान कर रहे हैं सेंसेज में इन्वेस्ट करने का,
तो क्या ये सेंसेज के थ्रू इन्वेस्ट करने का, सेंसेज में नहीं, प्लीज ये गलती मत कीजिएगा। सेंसेज एक वकील है, उसके जरिए आप कहीं तक पहुंच रहे हैं, जहां पहुंच रहे हैं सेंसेज सिर्फ वकील है, आप मुवक्किल हैं और आप कहीं और जा रहे हैं, तो नफा नुकसान आपका और फंड मैनेजर का है। सेंसेज जो है एक जरिया बनता है। नहीं, नुकसान तो खैर ठीक है, वो एक्सेप्टेबल चीज है। नफे की मैं बात कर रहा हूं। नफे में अगर मैं सेंसेज के थ्रू पैसे लगा रहा हूं तो उसमें क्या मुझको ये चीज मालूम पड़ेगी कि जो मुझको मुनाफा आ रहा है तो उसमें कितना अमाउंट जो है वो पहली बात, ततहीर में ततहीर की शर्त जो है वो मुनाफे के साथ नहीं है, ततहीर की शर्त जो है हराम के साथ है। अब अगर हराम आया और नुकसान हुआ तब भी ततहीर करनी है आपको, तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि जब नफा आएगा तो ततहीर करूंगा, नुकसान होगा तो ततहीर नहीं करनी है। ततहीर करनी है चाहे वो नफा हो चाहे नुकसान हो, क्योंकि उसका ताल्लुक हराम के से है। मैं जानना, का ताल्लुक, मेरा सवाल ये है कि जो हराम का पैसा जो मेरे पास आ रहा है क्या वो मुझको मालूम पड़ेगा, चाहे मुनाफे में चाहे नुकसान में? जी बिल्कुल। अगर मैं सेंसेज के थ्रू जा रहा हूं तो क्या मुझको ये चीज मालूम पड़ेगी कि भाई अगर आप सेंसेज के थ्रू नहीं जाएंगे तब भी मालूम पड़ेगा अगर शरिया कंप्लाइंट स्कीम है तो। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यस, एंड दैट इज वेयर द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ शरिया एडवाइजर कम्स इन, कि वो कैलकुलेट करे। ये फंड मैनेजर के बस की बात भी नहीं है। फंड मैनेजर की आर्ट डिफरेंट है, उसको नहीं मालूम कि हराम हलाल क्या है। ये तो हराम हलाल का तयन जो होगा वो शरिया एडवाइजर करेगा जो स्क्रीनिंग कर रहा है, और उसकी जिम्मेदारी है कि वो फंड को भी बताए और ताकि फंड जो है बाकी लोगों को बता सके। लेकिन फंड खुद ततहीर नहीं करेगा, फंड खुद ततहीर नहीं करेगा। कानूनी तौर पे ये फंड पैसा आपका है, ततहीर आपकी जिम्मेदारी है। जी जी। तासीस और सेंसेज में डिफरेंस क्या है? मुझको क्या एडवांटेज है जो मैं तासीस में ना करके आपके साथ? तासीस इज नॉट, एक मिनट, हाँ शबीर भाई बहुत जल्दी। तासीस इज नॉट इनटू फंड एडवाइजरी। तासीस के पास आप जाएंगे कि मैं मुझे खरीदना है, स्टॉक खरीदना है, वो नहीं, वो इस काम में नहीं है, वो शरिया एडवाइजर है। सेंसेज जो है फाइनेंशियल एडवाइजर है। फाइनेंशियल एडवाइजर एंड शरिया एडवाइजर का काम बिल्कुल अलग अलग होता है। शरिया एडवाइजर का काम होता है कि ये शरिया कंप्लायंट है, ये शरिया कंप्लायंट नहीं है, ये हमने ऑडिट की है, ये हमने सर्टिफाई किया है। सेंसेज का काम है कि अगर वो शरिया एडवाइजरी शरिया कंप्लायंट फील्ड में है तो ये शरिया कंप्लायंट प्रोडक्ट है, मेरे थ्रू खरीदना है तो मेरा ये आप खरीदो, उनका काम ही यही है। तो इनकी इनकम आती है बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग शरिया कंप्लायंट प्रोडक्ट टू द लाइक माइंडेड इन्वेस्टर, एंड शरिया एडवाइजरी इज एक्सट्रीमली वेरी डिफरेंट थिंग। ठीक है, सॉरी मैं जल्दी में कोशिश कर रहा हूँ भाई। आमतौर पे जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत होती है वहाँ पर गुज़िश्ता सालों में देखा गया कि नुकसान हुआ है, तो आप सिर्फ मुसलमानों को जमा करके या उलमा को जमा करके इस तरह की बात क्यों कर रहे, जबकि गैर मुस्लिमों को भी अगर साथ में लेंगे तो? ये इत्तेफाक ऐसा है कि आपको सिर्फ एक महफिल में आप बैठे हैं, आप और महफिलों में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि और भी लोग आते हैं। इस मुल्क में जो है हैदराबाद के अलावा भी शहर हैं और जहाँ बहुत सारी स्कीमें होती हैं। टाटा वाले फंड में तो मेरे ख्याल से कई 100 करोड़ जो है जैन, बल्कि हज़ारों में पहुंच जाएगा, जैन कम्युनिटी का है। तो अब कोशिश ये चल रही है कि उसमें खाली मुस्लिम के नाम पे नहीं है, उसको एथिकल इन्वेस्टमेंट इसीलिए नाम दिया गया है, बजाय इसके कि उसका नाम शरिया इक्विटी रखें, उसको एथिकल रखा गया है। और कुछ जो बाकी कौमों के हिसाब से भी है, मिसाल के तौर पर मैं क्वांटम के बारे में बात कर सकता हूँ कि हमने कहा कि हम इसमें गोश्त को भी आउट करेंगे, राइट। तो कुछ मुसलमानों को थोड़ा तकलीफ हुई कि यार गोश्त को क्यों आउट किया। मैंने कहा आप खाइए, आपको नहीं आउट कर रहा हूं मैं, लेकिन वहां पे क्या है कि अगर हम गोश्त को आउट करते हैं तो बहुत सारे दूसरे तबके जो हैं वो कहेंगे कि ये हमारे लिए भी सही है, क्योंकि शराब जुआ सब कॉमन है। गोश्त एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हमारा व्यू और दूसरी कम्युनिटीज़ का व्यू थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो अगर हम दूसरी कम्युनिटीज़ को इन्वाइट कर सकते हैं एक सेक्टर को आउट करके, तो ये हमारे लिए भी बेहतर है, मुल्क के लिए बेहतर है कि जो है हम मिल करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, न कि सिर्फ एक कम्युनिटी का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जी हाँ, अभी आइएगा जरा। शबीर भाई कुछ कहना चाह। एक आपने मिला के बात करने की है, मैंने मेरे टॉक में बताया है कि सेंसेज जब बात करता है इंडस्ट्री के अंदर, तो जिस कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे तो हर वक्त यही बोलते हैं कि सिवाय शरिया के शब्बीर और कोई बात नहीं करता, नंबर एक। नंबर दो, एक महीना पहले यहाँ पर क्वांटम में जब NFO आया हुआ था, उन्हें जो चूज़ करे वक्त हम नॉन कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी बुलाए हैं, और उसके बाद में उन्होंने समझा कि उनको बताया कि शरिया क्या है। जब हमारी शरिया और फंड मैनेजर दोनों बात करें तो वापस जाके फीडबैक जो मुझे मिला है वो ये है कि हमने बहुत कुछ सीख के गया है। अगर मैं बुलाया डेट नहीं होता है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसे आए हैं, इंडेक्स का फंड बताया कि रिटर्न बताया है, तो वो लोग ताज्जुब किए, मगर अमल करना नहीं करना वो उनकी बात है, पहुँचाना हमारी बात है। जानते हो वो, मगर मानेंगे नहीं, हम जानते हैं। तो ज़्यादा क्वेश्चन ले लेंगे, एक पे लंबा करेंगे तो कम हो जाएगा। हाँ, वी आर ट्राइंग टू टेक एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल सर, सो पार्डन अस। एक बार ये ले लेते हैं फिर ले लेते हैं। जी प्लीज़।
आपके चेक करते हैं वेदर इट्स शरिया कंप्लाइंट और नॉट, तो उसमें आप बता रहे हैं कि इंटरेस्ट बेरिंग रेशियोज जो रहते हैं आपके, सो देर आर फ्यू कंपनीज उसमें वो लोग क्या करते हैं इंटरेस्ट बेरिंग डेप्थ टू टोटल एसेट लेते हैं, और बास कंपनीज है इंटरेस्ट बेरिंग डेप्थ टू कैपिटल लेते हैं कम्प्लीटली। तो अब अभी कौन सा पैरामीटर सही रहेगा, एंड बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिबेट है, फर्स्ट चीज़। सेकेंड चीज़ ये है सर, शब्बीर सर से है मेरे को, कि देर आर फ्यू प्लेटफॉर्म्स हैं आपके पास, जैसे कि ग्रो है, अप स्टॉक्स है, एवरीवेयर, तो ये जो म्यूचुअल फंड्स है वहाँ पर अवेलेबल है, तो क्या हमको एक्स्ट्रा एडवांटेजेस हैं, हम लोग सेंसेज के थ्रू अप्रोच हो रहे हैं। थर्ड चीज़ सर, आपके पास ऐप में एक ऑप्शन है स्टॉक्स बोलकर, मैं रजिस्टर कर लिया, एवरीथिंग बैंक डिटेल सब मैंने एंटर किया है, बट आई एम अनेबल टू एक्सेस द स्टॉक्स। तो एक बार ये भी बताइए कि स्टॉक्स के जो आपने बताया 2500 लिस्ट है जो कि शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स है, तो क्या आप वो इंक्लूड कर रहे हैं? आपके प्रेजेंटेशन में मैं एक इस्लामिकली का पोस्चर देखा था, आर यू इंटरलिंक्ड विद इस्लामिकली ऑल्सो और यू फंक्शन इंडिपेंडेंटली? तो अगर हैं स्टॉक्स में, क्योंकि सर देखिए स्टॉक्स आर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, वहाँ पे अगर आपको समझ ना हो तो आगे जाना बहुत डर की बात है। देर आर फ्यू 2 मिनट्स सर, आई एम कंप्लीटिंग। देर आर फ्यू प्लेटफॉर्म जैसे कि यूनिवर्स्ट है, जैसे कि गाइड कर रहा है हमको, अब हम इंसान है, जैसे आप बताएं कि अगर कुछ हार्म है तो दूसरी जगह पर हमको अल्टरनेटिव मिल रहा है हलाल तरीके से, वी शुड अप्रोच इट। तो वो स्टॉक्स को चेक करने के लिए देयर शुड बी अ प्लेटफॉर्म दैट शुड बी प्रोवाइडेड बाय मुस्लिम अथॉरिटीज़ जो कि अपने फील्ड में माहिर रखते हैं, सो दैट जैसे हम आपने जैसा फिगर्स पॉइंट आउट किया है 35 नंबर्स जो है, मेजॉरिटी ऑफ द यंग जनरेशन्स वांट्स टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, तो एक बेचैनी होती है, सो ये बेचैनी शुड नॉट ट्रिगर रॉन्ग डायरेक्शन में लोगों को जाने के लिए। अगर हमारे मुस्लिम रहनुमाएं अगर हैं जो कि सही डायरेक्शन में लेकर, मेरे भाई थोड़ा सा मौका देंगे और लोगों पे रहम करेंगे ना, मैंने भी बहुत सारी चीजें कट की हैं। शब्बीर भाई आप क्विकली ले लीजिए, आप क्विकली इनका ले लीजिए, मैं डेट एंड इक्विटी वाला मैं ले लूंगा, बाकी आप ले लीजिएगा। सुनिए ना, एक क्वेश्चन कर सकते हैं आपके लिए, शब्बीर भाई से आप अकेले में बात करके वो सारी चीजें कर लेंगे, और जो डेट इक्विटी का कॉमन क्वेश्चन है वो मैं यहाँ ले लेता हूँ। सो दुनिया में जो है वो 25 और 30% मैंने बताया कि 33% भी है, बाज़ मुल्कों में 33 से ज़्यादा है, लेकिन 33 किसका? तो कुछ लोगों का कहना है कि मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी, और हमारी ये पोजीशन है कि टोटल एसेट ऑफ द कंपनी। हमारे पास जो अपना जो जवाब है, हम क्यों एसेट को फॉलो करते हैं, हमारी तौजीह ये है कि कितना सूदी कर्जा जो है कंपनी के असासे को बनाने में लगा। अगर हमने मार्केट कैप को बेस बना लिया, मार्केट कैप का मतलब दूसरों की नज़र में मार्केट की वैल्यू क्या है, तो दूसरों की नज़र में अगर मार्केट बढ़ती रहेगा तो ये सूदी कर्जा भी बढ़ता रहेगा, तब भी हलाल रहेगा। तो हमें ये देखना है कि हाउ मच पोर्शन ऑफ द एसेट इज फाइनेंस थ्रू नॉन कंप्लायंट डेट, एंड देयरफॉर वी आर टेकिंग डेट टू इक्विटी, नो डेट टू एसेट, nobody is taking debt to equity, either it is debt to asset or debt to market cap. now market cap में क्या होता है, जब मार्केट क्रैश करती है तो बहुत सारे स्टॉक्स फेल होने लगते हैं, तो फिर उसमें क्या किया उन्होंने कि एवरेज मार्केट कैप लेने लगे, फिर जब और गड़बड़ हुआ तो 2 साल का एवरेज लेने लगे, फिर और गड़बड़ हुआ तो 3 साल का एवरेज लेने लगे। सो मार्केट कैप भी कॉमन है, S&P, डाउ जोन्स, ये सब मार्केट कैप लेते हैं, MSCI, FTSE, हम लोग एसेट्स लेते हैं। तो हमारे लिए लॉजिक ये है कि क्या पोर्शन जो है सूदी कर्ज आ रहा है असासे बनाने में। अवाम की नज़र में मेरी इमेज बहुत अच्छी है, तो मैं बार बार सूदी कर्ज भी लूंगा, लेकिन अवाम की राय की वजह से जो है मैं बढ़ा लूंगा कर्ज, सूदी कर्ज, फिर भी कंप्लायंट रहूंगा। तो वो लॉजिक है। यस प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे 2 सवाल है, प्लीज बी वेरी शॉर्ट। हाँ बिल्कुल। पहला सवाल ये है सर कि ऐसा कोई स्क्रीनर, जैसा भाई बता रहे थे कि हमको ऐसा स्क्रीनर जानना है जहां हम लोग स्टॉक्स को स्क्रीन कर सकते हैं, वेदर इट इज शरिया कंप्लायंट और वेदर इट इज नॉन शरिया। पहला मेरा सवाल ये है। दूसरा सर, अनलिस्टेड शेयर्स के बारे में, क्या ये अलाउड है टू टेक अप अनलिस्टेड शेयर्स और नॉट, ये एक सवाल था। देखिए, हाँ वेरी क्विकली, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, शरिया रूल रिमेन सेम। शरिया के परमिशन का ताल्लुक लिस्टेड और अनलिस्टेड की वजह से नहीं है। चूंकि स्टॉक लिस्टेड है, फंड मैनेजमेंट हो रहा है, तो वो उसको अलाउ किया। इसका मतलब ये नहीं कि अनलिस्टेड पे कोई दूसरा रूल लागू होगा, एंड दैट इज अनदर स्ट्रॉन्ग रीजन व्हाई मार्केट कैप शुड नॉट बी टेकन इनटू कंसीडर। यू गेट दैट पॉइंट? ओके, सो लिस्टेड अनलिस्टेड का फर्क नहीं है। जो भी बिजनेस है, फिलहाल ये सूरत हाल है कि ऐसी सिचुएशन में जहां इस्लामिक फंडिंग अवेलेबल नहीं है और लोगों को या तो हम पूरा खुला छोड़ दें या लोगों से कहें कि भाई कम से कम इतना तो शरिया कंप्लायंस का ध्यान रखो। दैट इज वन। दूसरा पॉइंट था आपके स्क्रीनिंग का था। स्क्रीनिंग के लिए बात चल रही है, हो सकता है कि शब्बीर भाई ये करें, क्योंकि मार्केट में बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है। कोई भी किसी की लिस्ट उठा के देता है, कहता है कि ये शरिया कंप्लायंट स्टॉक है, उसमें न तो पीरियड लिखा होता है, उस पर न तो फिगर दिए होते हैं, और लोग इसमें अवाम
अवामुन्नास जो है उसमें फंस जाती है। तो कोशिश चल रही है, शब्बीर भाई किसी और रिसर्च टीम से भी बात कर रहे हैं, लेकिन एट द मोमेंट ऐसी कोई फुल प्रूफ ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। हम लोग पर्सनल लेवल पे, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं रिटेल में जाऊँ, मैं लिस्ट तैयार करता हूँ सिर्फ कॉर्पोरेट के लिए, क्योंकि रिटेल में जो है हैंडल करना हमारे लिए आसान नहीं होगा। आई डू नॉट हैव कैपेसिटी टू हैंडल हंड्रेड्स ऑफ पीपल, आई हैव कैपेसिटी टू हैंडल फ्यू नंबर ऑफ पीपल। तो इसलिए मैं रिटेल में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन लिस्ट जो है, जो लोग इस्लामिकली बेहतर हैं, जिन पे हमें भरोसा है, वो हम उनसे बिना मुआवजा के लिस्ट शेयर करते हैं। लेकिन जिन पे हमको ट्रस्ट है, आई डू नॉट चार्ज फॉर द लिस्ट, बिकॉज एक बार रिसर्च हो गया है, आपने जो है अब उसको फ्री में भी दोगे तब भी आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि रिसर्च की कॉस्ट आपकी कहीं से निकल चुकी है। तो जिन लोगों को हमें जिन पे इत्मीनान है, उनको हम फ्री लिस्ट शेयर करते हैं, लेकिन पब्लिकली मैं नहीं शेयर करता। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो SIP है, ये उलमा हलाल चीज़ों में बचत करें, SIP का क्या तरीक़ेकार है, कुछ थोड़ी सी रोशनी इसके ऊपर डाल दी जाए तो मजलिस इस पर पूरी हो सके। SIP देखिए, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ तो 500 रुपये से मिनिमम 500 रुपये के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नंबर एक मुश्त कर सकते हैं या महीने को महीना भी कर सकते हैं। 500 रुपये आप डालें और छोड़ डालें, बाद में कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। SIP का मतलब है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि आपने एक पर्टिकुलर तारीख, एक अमाउंट को तय किया है कि मैं हर महीना 500 रुपये 3 साल तक जमा करूँगा। नंबर 1। नंबर 2, आप बोलेंगे कि 5 तारीख को मेरे अकाउंट में से निकाल के जो आप इन्वेस्टमेंट करें। अब आप इसको कभी भी रोक भी सकते हैं, 3 महीने के अंदर भी रोक सकते हैं, 3 साल पूरे भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास 1000 रुपये आ जाए तो आप फिर लमसम कर सकते हैं। तो इसमें कई फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब है कि आसानियां हैं। SIP का बेसिक मतलब ये है कि आप पर्टिकुलर अमाउंट के एक अमाउंट जो है वो कितने पीरियड के लिए और कौन सी तारीख के लिए आप जमा कराना चाह रहे हैं बता दें, तो आपके अकाउंट में से ऑटोमेटिक कट के वो 5 तारीख को अमाउंट जमा हो जाती है। SIP का मतलब सिस्टमैटिक विड्रॉल का प्लान, उसका उल्टा सिस्टमैटिक विड्रॉल है। मतलब है कि आपने एक मुश्त पैसा जमा किया और आपको महीने को महीना इनकम चाहिए, तो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो महीने को आपने फॉर मिसाल के तौर पे 50 लाख लगाया और उसको आने आपको महीने को निकालना है, तो 25,000 निकालेंगे आप, तो पैसा बढ़ेगा भी आपका, महीने को महीना आपको पैसा आएगा भी। मैं अगर उलमा से मदरसे से जो आए हैं उन लोगों के पास कोई सवाल है तो ले सकते हैं हम लोग। उलमा किराम के कोई सवाल है? एक इसमें इजाफा करना चाहता हूँ। असल में बुनियादी तौर पर कुरान और हदीस का जो फोकस है वो तो ये है कि आप इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह करें, यानी आपके पास ज़ायद पैसा है तो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करें। 50 से ज़्यादा आयतें हैं जो इन्फाक के बारे में, जिसमें है मंदर लदी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना और बहुत सारी आयतें। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि इन्फाक की आयतों के रुझान के बावजूद आदमी चिल्लर ही निकाल के गरीब को देता है और अपनी बड़ी बड़ी नोट अपने ज़ात के लिए ख़र्च रखता है। अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट के ज़ाब्ते समझे। मैं तकरीर में वो बात कहना चाह रहा था, मलेशिया में ताबूंग हाजी एक बैंक है, बच्चा पैदा होता है तो उसका अकाउंट उसके अंदर खुल जाता है और थोड़े थोड़े पैसे 500 रुपये 1000 रुपये जो भी है उसकी एक तरतीब बनती है। वो 18-20 साल का हो जाता है, शादी से पहले वो उस बैंकिंग के सिस्टम के ज़रिए से, वो इन्वेस्टमेंट के ज़रिए से वो हज का अपना सफ़र बआसानी मुकम्मल करता है। तो ये SIP का यही मकसद है कि आप अपनी ये नहीं सोचें कि मेरे पास तो आमदनी 8000 है, 6000 है, 10,000 है, मैं उसमें से क्या बचाऊँगा। ये जो बताया था उसमें कि अगर आप 10,000 है, ये सोचो 9,000 भी तनख्वाह हो सकती थी, 9,000 है 8,000 भी हो सकती थी, तो आप उसमें से एक छोटा सा ही अमाउंट क्यों ना हो। हमने किया, मैंने अपने बच्चों को कहा, मेरा एक बेटा भी यहाँ भी है, तो उन्होंने अपनी ईदी के पैसे सारे के सारे इन्वेस्ट कर दिए। उन्होंने अपने जो भी मौके पर पैसे मिलते हैं वो इन्वेस्ट कर दिए। उनके हर महीने के 500 रुपये वो अपने खुद ही इन्वेस्ट करते हैं। अब शब्बीर साहब ने पिछली मरतबा बताया कि उन्होंने यतीम बच्ची का एक लिए निज़ाम बनाया, कुछ पैसे इदारे की तरफ से दिए गए, क्लिनिक की तरफ से दिए गए, और वो पैसे उसकी शादी के वक्त में 1,50,000। देखिए ये नफ़ा नुकसान की जो बात की वो तो अलग है, लेकिन आपकी सेविंग्स, आपका पैसा महफूज हो। बैंक में भी महफूज हो सकता है लेकिन वहाँ पर इंटरेस्ट होगा वो जायज़ नहीं, यानी जो रिबा होगा वो जायज़ नहीं, असल पैसा आपका होगा। यहाँ आपके पैसे के साथ साथ आपको नफ़ा भी होता है। तो वो बच्ची ने जब वो आई लेने के लिए शादी के मौके पर, तो उसकी वालिदा ने कहा कि इसका शादी का मौका 1,50,000 हैं, आप दे दीजिए। तो बच्ची ने कहा
कि अम्मी शादी के बाद भी तो और मराहिल हैं, हमल के वक्त में पैसे की ज़रूरत होगी, तो अभी अपने 1 लाख रुपये ही निकालते हैं, 50,000 रुपये रहने दें, ये बाद में काम आएगी। तो ये है कि आपके अंदर सरमायाकारी सही रुख के साथ करने का मिजाज हो, ताकि मौका महल पर हमारी ज़रूरत पूरी हो सके। यूजुअली जो म्यूचुअल फंड्स अभी चलते हैं मार्केट में, जो चलते हैं निफ्टी 50 वगैरह बोलकर जो है, उसमें उन लोग एक रिटर्न हम लोग को एक्सपेक्ट करके दे देंगे कि 10% रिटर्न आपका कंपलसरी है। तो अभी अगर हम इससे इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे क्या रिटर्न मिल सकता है, उसके क्या चांसेस हैं, कहाँ तक रिटर्न मिल सकता है? आप क्या गारंटी लेंगे कि 10% रिटर्न तो मुझे मिलेगा एटलीस्ट? और ये रिटर्न एक्सपेक्ट करना हलाल होगा या हराम होगा, इस सिलसिले में भी थोड़ी रोशनी डालें। देखिए, रिटर्न फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन कोई नहीं बता सकता। कब क़यामत आएगी, सारे पैसे जो लगाए हुए वो भी ख़त्म हो जाएं, या क़यामत से पहले जो है ना दज्जाल भी आने वाला है, वो हमारे सारे अकाउंट फ्रीज कर लेगा। फ्यूचर कोई नहीं बता सकता, लेकिन पास्ट का जो पूरा एक समरी होती है, जैसे टाटा म्यूचुअल फ़ंड, हज़रत मौलाना बाजू में बैठे थे तो हज़रत ने ये पूछा मुझे कि टाटा म्यूचुअल फ़ंड के 30 साल हो गए। शारिक साहब ने इशारा किया, शुरू के 5 साल में प्रॉफिट नहीं था, कंपनी अपने खाद उस पर सिस्टम पे चल रही थी, लेकिन 30 साल का उसका जो परसेंटेज आया है पर एनम वो 16.5 16.5% है। तो इसी अंदाज में कैलकुलेशन होता है, 12, 13, 15, 16, 18, 20, पिछले 2 सालों में ज़्यादा भी रहा। ये उम्मीद है कि ये नफ़ा हो सकता है, क्योंकि 50-60 कंपनियों में किसी में नुकसान भी हो तो दूसरे में नफ़ा हो, और इस तरह से किया जा सकता है। लेकिन वादा आपको कोई भी नहीं करेगा। वादा करेगा और फिक्स इनकम आपको बताएगा, फिर तो वो रिबा ही हो गया, फिर तो कहाँ बिजनेस हो गया। जज़ाकल्लाह खैर। मैं समझता हूँ कि आज के सवालात मुकम्मल कर लेंगे, क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है जी। अच्छा, आप जो शरिया कॉम्प्लीमेंट फंड्स बोल रहे हैं, इसमें नॉन कॉम्प्लीमेंट स्टॉक्स भी है टारस और टाटा में, जैसे कि TCS, रिलायंस, टारस का तो आप ही एडवाइज़र बोल रहे हैं। इस तरह अभी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कई लोग को इंकरेज कर रहे हैं कि इन्वेस्ट करो। हम कितने गुनहगार होंगे अगर ये नॉन कॉम्प्लीमेंट? देखिए, अब अगर आप समझते हैं कि हम ही तय कर लें, हर कोई तय कर ले कि मेरे हिसाब से ये हराम है, तब तो बात नहीं बन पाएगी, ठीक है ना। तो स्कॉलर्स से जो डिस्कशन होता है, उनका ये कहना है कि कोई भी आदमी अगर सर्विस प्रोवाइड करता है किसी को, और सर्विस अवेल करने वाला अगर हराम वाला भी सर्विस अवेल कर रहा है, तो मेरी सर्विस नाजायज़ नहीं होती है। इस लॉजिक पे IT सेक्टर को पास किया गया है। एक बात ध्यान रखिए कि शरीयत में हराम का जो लिटमस टेस्ट है ना, वो ओवरवेलमिंगली हार्मफुल होना चाहिए। जो किस बुनियाद पे किसी चीज़ को हराम तय करेंगे आप? तो जो स्कॉलर्स हैं, उनका ये कहना है कि मैं एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, मेरे यहाँ एक जुआरी आकर के जो है वो बिजनेस कर मेरी दुकान से सामान लेके जाता है, वो पैसा मेरे लिए हलाल है कि हराम है? मैं डॉक्टर हूँ, मैं फला हूँ, जितने भी है, तो कोई सर्विस अवेल करने वाला अगर वो नॉन कंप्लायंट है तो उसकी वजह से इसका ये हराम नहीं होगा। अब अगर कोई शख्स खुद को तय कर ले कि मैंने इसको हराम कर रखा है, तो आप पर्सनल लेवल पे उसको कर सकते हैं, लेकिन फंड लेवल पे किसी एक एग्नोस्टिक सेक्टर को हराम डिक्लेयर करना ऐसे ही है कि फिर या तो आप खुद शरिया एडवाइजरी के फील्ड में रहें और आप कहें कि भाई मैं नहीं करता हूँ। तो IT सर्विस है, IT सर्विस है। आपके क्लाइंट बैंक हो सकता है, आपका क्लाइंट हॉस्पिटल हो सकता है। IT के बिना आज दुनिया में आप जहाँ पे भी नहीं, ये भी IT है। वी कैन नॉट वर्क विदाउट IT। तो IT को हराम करार देना इसलिए कि उसका क्लाइंट जो है हराम कर रहा है, आप क्लाइंट को हराम करिए ना। जो सिर्फ बैंकों को, जो सिर्फ हराम को सर्व कर रही हैं वो एक अलग है, जो कॉमनली सर्व कर रही हैं, राइट। IT के पास अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, IT से जाके आप सर्विस ले लीजिए, वो थोड़ी आपको मना करेगा। तो जो लोग भी सेक्टर अग्नोस्टिक हैं, ये ध्यान रखिए आप लोग, शरिया स्कॉलर्स की जिम्मेदारी भी बहुत टिपिकल होती है। मेरे लिए बहुत आसान है किसी को मुंह पे बोल दूं ये हराम है, राइट। शरिया स्कॉलर को 100 बार सोचना होता है। शरिया स्कॉलर ने थोड़ी ITC में, इन्फोसिस में या उसमें TCS में जो शेयर ले रखा है, उन्होंने नहीं ले रखा है, लेकिन उनको एक उसूल के तहत तय करना पड़ता है कि अगर हम आज IT को हराम करें तो IT तो पता नहीं दुनिया के कितने सेक्टर को सर्व कर रहा है, उसका क्या करेंगे फिर आप? फिर तो आप कहेंगे कि ये सारे हराम हो गए।